हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक नया चैप्टर, बिल्कुल ब्रांड न्यू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, और चैप्टर की तरह और सिंपल भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ भी टिपिकल नहीं है, आपको भी पता चल गया होगा कि बहुत इजी है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में हम लोग ऐसा बिजनेस से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग में बिजनेस ऐसे होंगे जहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अकाउंटिंग होगी। जैसा 2 या 3 साल के लिए हमारा काम चलता रहेगा, रोड बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, ब्रिजेस का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वहां पर मेन प्रॉब्लम ये आएगी कि क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2-3 साल 5 साल तक चल रहा है, तो हर साल हम कैसे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करें, कितना रिजर्व में रखें। तो ये हमारे सामने मेन फोकस होता है इस चैप्टर के अंदर। ये एक यहाँ पर 2 पार्टी होंगी। एक पार्टी का नाम होगा कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, और एक पार्टी का नाम होगा कॉन्ट्रैक्टी जो काम करवा रहा है। हम जो अपने आप को एज्यूम करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर एज्यूम करेंगे कि हम ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टी काम कर रहे हैं, हम उससे पैसा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग तो हम ही करेंगे ना, क्योंकि एक्सपेंस भी हम ही कर रहे हैं। तो एक एग्रीमेंट है ये, 2 पार्टी हैं, कॉन्ट्रैक्टर यानी हम और कॉन्ट्रैक्टी जो हमें पैसा देगा और हम काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर मतलब हम एग्री करते हैं कि हम ये काम करेंगे और एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं उसके हिसाब से काम होगा। एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है जनरली, उसके अंदर काम करने की कोशिश की जाती है। कुछ पर्टिकुलरली मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा, फ्री में काम तो करेंगे नहीं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे। कुछ ऐसे काम हैं जो फैक्ट्री के अंदर नहीं हो सकते हैं, जैसे रोड बननी है तो रोड जहां बननी है वहीं पर ही काम होगा। आप अपनी फैक्ट्री में रोड नहीं बना सकते। मोबाइल बनाकर बेच सकते हैं बाहर, शर्ट बनाकर आप बाहर बेच सकते हैं, कैलकुलेटर बनाकर आप बेच सकते हैं, बुक आप छाप सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन ये कुछ काम ऐसे हैं जो साइट पर ही होंगे। तो ये ऐसे काम हैं जो फैक्ट्री में नहीं होते, साइट पर ही होते हैं, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट वर्क बोलते हैं। कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसे कि वर्क जो काम होता है वो सेपरेट जगह होता है। वर्क स्पेस जो कॉन्ट्रैक्टर का है वहां पर काम नहीं हो रहा है, बाहर काम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बड़े साइज का होता है और 1 साल से ज्यादा समय भी ले सकता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के सेपरेट यूनिट बनेंगे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की अलग से कॉस्ट डिटरमाइन होगी, अलग से प्रॉफिट निकलेगा। कॉन्ट्रैक्ट को जो हम कंप्लीट करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से करेंगे। मतलब ये कि अगर हम घर बना रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टी कलर चाहेगा वो कलर करेंगे, कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से सारा काम होगा। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टी कह रहा है कि किसी रूम में ब्लू कलर होना चाहिए, आप कहे जी रेड करेंगे हम, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और जो कंसिडरेशन है वो उसी हिसाब से दिया जाएगा। मन मर्जी होगी कॉन्ट्रैक्टी की काम क्या क्या होना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसके बदले में कुछ पैसा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्टर जनरली उसको पैसा जो मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय काम चलेगा तो एक साथ लास्ट तक वेट नहीं कर सकते, ना ही सारा एडवांस मिलेगा, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम मिलता रहेगा। अब जैसे ही वर्क सर्टिफाइड होगा, वर्क सर्टिफाइड का मतलब मैं दोबारा भी बाद में बताऊंगा, अभी आपको बता दूं कि जितना काम कंप्लीट हो गया है उसे हम वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। डिटेल में अभी हम बाद में इस पर बात करेंगे। वर्क इंजीनियर के थ्रू हम सर्टिफाई कराते हैं, और वैल्यूअर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टी के। चलिए बात शुरू हुई है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन दे ही देता हूं। होता क्या है, सपोज ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और अभी हमने 40% काम किया है। कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट है 1 लाख का, हमने 40% काम कर दिया। इट मीन्स 40,000 रुपीज का काम कर दिया। लेकिन हम चाहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल जाए,
तो बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर हम कॉन्ट्रैक्टी से कहेंगे अजी काम तो 70% हो गया, 80% हो गया, 90% काम हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा, सारा का सारा पैसा हमें नहीं देगा और वो कैसे विश्वास करे कि 70% काम हुआ। तो कॉन्ट्रैक्टी एक इंजीनियर आर्किटेक्ट अपने आप अपॉइंट करेगा और उनसे कहेगा कि आप पता लगाइए कितना काम हो गया। तो इंजीनियर कहेगा भैया 70% काम नहीं हुआ, काम हुआ है 40%। तो कॉन्ट्रैक्टी 40% भी नहीं, 40,000 रुपीज बनते हैं, 40% के हिसाब से वो 40,000 भी नहीं देगा हमें, क्योंकि अगर जितना पैसा काम हो गया उतना दे देगा। तो अगर हमें और कहीं मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट मिलेगा तो ऐसा हो सकता है कि हम इस प्रोजेक्ट को छोड़कर वहां चले जाएं, क्योंकि जितना काम हो गया उतना पैसा तो मिल गया। इसीलिए प्रैक्टिकली जनरली कुछ रिटेंशन मनी होती है, कुछ पैसा रोका जाता है। तो ये 40,000 रुपये ना देकर हो सकता है वो हमें 35,000 रुपीज दे। अब क्योंकि हमने 5,000 रुपये लेने हैं तो अभी हम एंगेज रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो ये प्रैक्टिकली होता है। तो यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड का मतलब है ये 40% काम कंप्लीट हुआ है, ये कौन सर्टिफाई करेगा, ये सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट या इंजीनियर करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो झूठ भी बोल सकता है ज्यादा पैसा लेने के लिए। इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्टर पैसा देता है इंस्टॉलमेंट, इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा दिया जाता है वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, विच इज डन आफ्टर द वर्क कंप्लीटेड हैज बीन सर्टिफाइड। जितना काम हो गया वो सर्टिफाई हो जाए। और ये वर्क जो सर्टिफाई होता है ये इंजीनियर, वैल्यूअर, एक्सपर्ट या आर्किटेक्ट होता है, किसका, कॉन्ट्रैक्टी का। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट हैं मेनली उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इस साल पूरे हो गए हैं तो हमें उसमें कोई टेंशन नहीं है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम आएगी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए। वैसे तो ये दोनों ही इनकम्प्लीट हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि ए और बी सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर ए ये है कि कंप्लीटेड है नहीं है, सपोज 70% काम हो गया, 80% हो गया। नियरली कंप्लीशन का मतलब है कि वैसे तो 90%, 95% हो गया। वैसे हमारा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर सेंस थोड़ा सा अलग होगा कि जो बचा हुआ काम है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें दे रखी है, तो हम ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीशन है। मतलब हमें बता रखा है कि काम जो बचा हुआ है उस पर कितना खर्चा आएगा। अगर ऐसा बता रखा है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीशन है। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो क्या करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट हो गया है तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसके लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे जो नॉमिनल नेचर का होगा, जहां पर डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और क्रेडिट में हमारी रिवेन्यू आ जाएंगे। या रिवर्सल ऑफ डेबिट, अगर हमने डेबिट में कुछ एक्सपेंस लिखे हैं और वो अभी एक्सपेंस पूरे नहीं यूज हुए हैं या कोई माल खरीदा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो ऐसी चीजें क्रेडिट में आ जाएंगी। तो सबसे पहला एक्सपेंस हमारा मटेरियल का होता है, तो डेबिट में हम मटेरियल लिख देंगे। अगर मटेरियल खरीदा है तो परचेजेस आ जाएगा। अगर ऑलरेडी खरीदा हुआ था, स्टोर में रखा था, वहां से आया है तो इशू फ्रॉम स्टोर्स आ जाएगा। अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट पर फालतू में पड़ा था, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे मंगा लिया है, तो भी डेबिट में आ जाएगा। अब इस मटेरियल में से कुछ माल बच गया है तो वो तो हमारा यूज में नहीं आया है, तो उसे हमें क्रेडिट में ऐसे स्टॉक लिखना पड़ेगा। तो मटेरियल बाय मटेरियल एट साइड लिख देंगे। सपोज कुछ खरीदा हुआ माल वापस हुआ है तो सप्लायर को वापस कर देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। सपोज हमने जो स्टोर से माल आया था उसमें से कुछ बच गया है, वो वापस कर दिया है, तो रिटर्न टू स्टोर्स आ जाएगा। किसी और कॉन्ट्रैक्ट को भेजा है तो ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेचा है तो सोल्ड हो जाएगा। अब जब बेचेंगे उस पर अगर कोई प्रॉफिट लॉस होगा तो उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इन केस ऑफ लॉस हम यहाँ पर बाय P&L लिख देंगे। जो भी मटेरियल लॉस्ट है या सेल करा है वो सब क्रेडिट में आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ है बेचने पर तो वो डेबिट में आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट और मटेरियल। तो हमने क्रेडिट में और डेबिट में इस तरीके से लिखना है कि मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाए, मींस ओपनिंग डेबिट में, परचेजेस डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में।
और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में तो हमारा अपने आप क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। वेजेस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब आता है प्लांट। प्लांट अगर स्पेसिफिक प्लांट है जो इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा है तो उसकी पूरी कॉस्ट लिख देंगे और बचा हुआ प्लांट क्रेडिट में आ जाएगा एट साइट। रिटर्न है तो रिटर्न क्रेडिट में आ जाएगा, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, सोल्ड, सब मटेरियल की तरह। इसका मतलब प्लांट को मटेरियल की तरह मानिए। अगर मटेरियल डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में बचा हुआ मटेरियल आता है। इसी तरीके से प्लांट की कॉस्ट डेबिट में लिखी है तो बचे हुए प्लांट की कॉस्ट क्रेडिट में आ जाएगी। अब अगर स्पेशली इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्लान नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन और है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें डेबिट में सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। तो हम लोग ना तो कॉस्ट लिखेंगे डेबिट में, ना बचा हुआ क्रेडिट में, हम सीधा केवल और केवल डेप्रिसिएशन लिख देंगे। ये भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सपोज हमने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देकर उससे काम कराया है तो उसको जो पेमेंट करेंगे वो हमारी सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, जो भी हमने एक्स्ट्रा काम किया है अगर तो उसका खर्चा यहाँ आ जाएगा। उसका सेलिंग प्राइस क्रेडिट में आ जाएगा, एक्स्ट्रा वर्क डन। तो डेबिट में हमने सभी चीजें लिख दी, केवल एक प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है वो जो हमेशा से डेबिट में आती है। क्रेडिट साइड में मटेरियल लॉस्ट, मटेरियल चोरी हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया, प्लांट चोरी हो गया, डेस्ट्रॉयड हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्रॉफिट ऑन सेल, सब लिखने के बाद में लास्ट में हमारी सेल जैसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो हम बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से डाल देंगे क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है। और डेबिट में डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जैसे कि प्लांट। हमारे पास जो प्लांट है वो अभी अभी हमने बात करी, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है प्लांट की अकाउंटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर 1, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाएं तो डेबिट में कॉस्ट लिख दें और क्रेडिट में प्लांट रिटर्न्ड एट साइट वगैरह लिख दें। बस इस बात का ध्यान रखेगा, प्लांट वापस आए या बिका है तो WDV पे वापस आएगा तो लिखेंगे, बिका साइट पे भी है तो WDV लिखेंगे। तो जो WDV है रिटर्न ऑन वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन वो आएगा क्रेडिट में। यहां पर प्लांट डेबिट में कॉस्ट पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास है कि हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं तो इसमें केवल और केवल डेप्रिसिएशन लिखें, ना तो हम डेबिट में कॉस्ट लिखें ना क्रेडिट में एट साइड WDV लिखें। तो ऑप्शन इन दोनों में से एक इस्तेमाल करना। स्टूडेंट दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें लगा देते तो वो डबल डबल हो जाएगा। आप ध्यान से एक ही काम करेंगे। प्लांट के लिए बताया गया जहां पर प्लांट स्पेशली परचेज किया गया किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में तो इसको हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में लिख देते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, प्लांट एट साइट। वेयर द सर्विस ऑफ प्लांट अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड तो हम केवल डेप्रिसिएशन लिखते हैं सीधा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं स्पेसिफिक प्लांट से रिलेटेड भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहां पर लिखा है कि मशीनरी भेजी है हमने 1 लाख की, चोरी हो गई है 5,000 की, एट साइट है 28,000 रुपए की। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिखाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे हम लोग, डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी सेंट 1 लाख। अब चोरी हो गई 5,000 की तो बाय हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस से हम
कोई भी इफेक्ट नहीं आने देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो 1 लाख में से 5,000 का तो चोरी हो गया, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी स्टोलन 5,000 रुपये, इसे हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और प्लांट एट साइट 28,000, जो बाकी का प्लांट है वो अब ऑटोमेटिकली डेबिट में आ गया, क्योंकि डेबिट में ज़्यादा अमाउंट है जो भेजा था और क्रेडिट में हमने वो लिखा जो बच गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो क्रेडिट में आया है और डेबिट में आया, उसका डिफरेंस ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन होता है। इसका मतलब अगर हम ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 या मेथड नंबर 2 से कर रहे होते तो सीधा डेप्रिसिएशन आता 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 28,000 67,000, ये डेप्रिसिएशन के नाम से आ जाता। प्लांट का ट्रीटमेंट हम कई बार गलत कर देते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको 13 हफ्ते लगेंगे कंप्लीट होने के लिए। प्लांट 32,000 रुपये का वापस हुआ है 20% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, और जो ट्रैक्टर है वो 60,000 रुपये का है, उसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन लगाना। अब हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं या प्लांट बाय प्लांट रिटर्न। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्लांट वापस हुआ है वो 32,000 रुपये का है और डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो यहाँ पर हम WDV ही लिखते हैं, मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर डेप्रिसिएशन लेस हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने प्लांट भेजा कितने का होगा, क्योंकि ये 20% डेप्रिसिएशन लग चुका है तो ये 80% वैल्यू है, क्योंकि 20% का डेप्रिसिएशन लग चुका है इसलिए ये 80% वैल्यू है। तो इसकी 100% वैल्यू आ जाएगी 40,000। तो 40,000 डेबिट में, क्रेडिट में 32, तो नेट इफेक्ट डेबिट में 8,000 आया, जो कि 20% डेप्रिसिएशन के इक्वल है। तो या तो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन हम डेबिट में लिखते हैं 40,000 इंटू 20% 8,000, या डेबिट में लिखे प्लांट इशूड 40,000 और क्रेडिट में लिखे प्लांट रिटर्न 32,000। एक ट्रैक्टर है, उस पर डेप्रिसिएशन लगना है क्योंकि वो कुछ समय के लिए यूज हुआ है, क्योंकि स्पेशली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं खरीदा गया है और जगह भी यूज होता है, इसीलिए उसका सीधा डेप्रिसिएशन हम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखा है ट्रैक्टर है 60,000 रुपये का और डेप्रिसिएशन इस पे 15% पर एनम लगाना है। तो यहाँ बोला है कॉन्ट्रैक्ट 13 हफ्ते का है, तो इसका मतलब जो इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 15% वो 13 वीक के लिए लगाना है, और 1 ईयर में 13 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं 1 ईयर में। तो 52 वीक से डिवाइड कर दिया तो ये रेट हमारा 1 वीक का बन गया, और 13 वीक से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे एक्सपेंस 13 वीक के आ गए। तो यहाँ पर 60,000 इंटू 15% इंटू 13 अपॉन 52, यहाँ गया 2,250। तो ऑटोमेटिकली हमारा डेबिट में ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, ज़्यादा वैल्यू आ गई है, क्योंकि डेबिट में वैल्यू आने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल जब इशू होता है तो डेबिट में जाता है और बच जाता है तो क्रेडिट में आ जाता है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो भी कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ है फॉर्मेट के हिसाब से हम लिख देंगे, कंजम्पशन अपने आप आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। जैसे हमने परचेज किया है 2,80,000 का क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और डेबिट में हम क्या लिखते हैं एक्सपेंस, तो मटेरियल परचेज्ड हमारा 2,80,000 डेबिट में आ जाएगा, और फिर मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, तो स्टोर से आया है ये भी आ जाएगा 1,10,000। मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट ये भी आ जाएगा 25,000।
अब आगे लिखा मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो यहाँ पर आ जाएगा मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 5000। मटेरियल रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट में 7000 रुपये का वापस करा है। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर ये हमारा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। मटेरियल ऑन साइट 9000, क्लोजिंग स्टॉक। इसका टोटल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अंदर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम इसे टोटल करके बैलेंसिंग वगैरह कुछ करेंगे। ये आइटम केवल हम इसमें शो कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आएंगे, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर हैज ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस, जहां पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके पास कुछ कॉमन ऑफिस एक्सपेंस भी हो सकते हैं, कॉमन सुपरवाइजरी स्टाफ हो सकता है। तो ये जो एक्सपेंस है ऑफिस के या अदर स्टाफ के, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और इनको हम लोग किसी ओवरहेड का एक चैप्टर हमने किया था, उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो अलग अलग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे बांटे जाएं किसी सूटेबल रिलेटेड बेसिस से, तो वही बेसिस हम यहाँ पर अपना लेंगे। एक्स्ट्रास, कई बार क्या आता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमें बता रखा है कि ये वाला काम करना है, लेकिन जब काम एक्चुअल में शुरू होता है तो काम बढ़ता चला जाता है, तो जो एक्स्ट्रा काम किया है उसका भी खर्चा होगा, वो डेबिट में आ जाएगा और उससे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा वर्क डन से जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिव में रिक्वायर सम एडिशन और अल्टरेशन टू बी मेड इन द वर्क ओरिजिनली एग्रीड टू बी डन बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क है और एक एक्स्ट्रा वर्क का चार्ज कॉस्ट प्लस बेसिस पे लगा देगा, मतलब जितनी कॉस्ट आई है उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके बता देगा। अगर ये जरूरी है कि सेपरेट रिकॉर्ड बनाए जाए एक्स्ट्रा वर्क डन के लिए, क्योंकि उसका अलग से हमें पैसा लेना है, और इनकेस एक्स्ट्रा वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा है तो उसे हम डेबिट में लिख देते हैं एज ए एक्सपेंस। सेपरेट अकाउंट, अगर सेपरेट अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क इफ इट इज हैपन टू बी क्वाइट सब्सटेंशियल, अगर अमाउंट हैवी है तो हमें अलग से इसका हिसाब किताब करना चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे पहले बात हुई थी कि हम किसी और से काम करा रहे हैं, किसी और को एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कुछ हिस्सा कुछ पार्ट, जैसे हमारी टीवी बनाने की कंपनी है और अगर हम उसकी स्क्रीन के लिए किसी कंपनी को ऑर्डर करते हैं तो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टर में entrust some portion of the work to be done under the contract to a subcontractor, वो दूसरे से भी काम कराया सकता है। यूजुअली जो स्पेशलाइज नेचर का काम होता है जैसे स्टील वर्क, स्पेशल फ्लोरिंग एक्सेट्रा, जो किसी की स्पेशलिटी है और हमारी नहीं है, तो बेटर ये है कि हम जिसकी स्पेशलिटी है उससे हम वो सामान लें। तो सब कॉन्ट्रैक्ट हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर को रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हमने एक सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, तो जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो तो हमारे को बताएगा ना सारी बातें, और हम कंपनी को बताएंगे। कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट इज डायरेक्ट चार्ज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द वर्क हैज टू बी डन, तो जो काम कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम खर्चे को लिख देंगे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की। जैसे ही काम पूरा होगा तो हम एंट्री बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एंट्री क्यों बनाई? रूल नंबर 1, जब हम असेट्स और लायबिलिटीज के रूल सीखते हैं तो रूल हैं कुछ, आप जनरल एंट्रीज में मेरी अगर वीडियो में देख लीजिएगा, तो जब कंप्लीट होता है तो हम कॉन्ट्रैक्टी को डेबिट करते हैं क्योंकि ये एसेट है, पैसा देगा हमें, तो रूल नंबर 1 से एसेट को डेबिट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जो हमारा सेलिंग प्राइस दिखा रहा है, और सेलिंग प्राइस कम था, इनकम हो रही है, इनकम को क्रेडिट करते हो, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट, एक एसेट बढ़ जाएगी और बैंक बढ़ने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये भी हमारी एसेट रहा था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने पर हम लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपए का है और कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2016 को शुरू हो रहा है। तो कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमें बता रखे हैं। मटेरियल से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्लांट एंड मशीनरी, मटेरियल रिटर्न, प्लांट एंड मशीनरी स्टोलन, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ध्यान रखेंगे वेजेस के साथ साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, अदर आउटस्टैंडिंग चार्जेस भी हैं। हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2016 को जो ईयर एंड हो रहा है उसके लिए, और हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया है। हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। तो हम पहले बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट में एक्सपेंस और क्रेडिट में रेवेन्यू। मटेरियल परचेज्ड, तो यहाँ जाएगा टू मटेरियल परचेज्ड 80,000। आप चाहे तो साथ साथ कर सकते हैं। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं खोला तो वीडियो को पॉज करें, रजिस्टर लाएं, पेन लाएं और काम शुरू कर दें। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर से आया 1,10,000 का। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 25,000। wages paid 1 lakh, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें दे रखी है 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने ऐड कर दिया 5,000 रुपीज, तो ये हो गया 1,05,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हैं 15,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 2,500 प्लस आउटस्टैंडिंग, तो ये 17,500 हो गया। प्लांट एंड मशीन हम मटेरियल की तरह अगर ट्रीट करें तो इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़, हमने इसको डेबिट में लिख दिया। मैंने कहा प्लान के लिए 2 ऑप्शन है, चाहे तो केवल डेप्रीशिएशन लिखे या इस पूरे को लिख दें, तो मैंने पूरा लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 7,000, एक मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 5,000, तो बाय मटेरियल रिटर्न 5,000 और 2,500 है आउटस्टैंडिंग, वो हमने लिख लिया। आउटस्टैंडिंग चार्जेस लिख लिया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा हमें मिल गया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? 5 लाख रुपीज का, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी 5 लाख, तो हमें 5 लाख रुपए का हमने कॉन्ट्रैक्टी लिखा। और जो मटेरियल हमने रिटर्न किया है, एक तो ये आ गया स्टोर में 5,000 का, अदर कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न किया, ये भी आ जाएगा बाय मटेरियल रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 7,000। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा यहाँ बाय मटेरियल लॉस्ड बाय फायर
3500. Plant and machinery stolen, 10,000. Material at site, 4,000. Plant at site, 8,000. आउटस्टैंडिंग वेजेस हम ऐड कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग चार्जेस हम ऐड कर चुके हैं, कुछ और नहीं है। तो अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं इसका। 5,000, 5 लाख, 7,000, 3,500, 10,000, 4,000, 8,000, टोटल आ जाएगा 5,37,500। इसमें से माइनस हो जाएगा 80,000, 1,10,000, 25,000, 1,05,000, 17,500 और तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो 1 लाख का आ जाएगा। टू प्रॉफिट 1 लाख। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक काम और बोला है, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। मैंने आपको जनरल एंट्रीज में बताया था कि जैसे ही पैसा मिलेगा उससे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख, और यहाँ लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यूली रिसीव्ड, इसका मतलब पैसा मिल गया बाय बैंक अकाउंट 5 लाख। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक सा काम किया। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था और इसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को भी बोला था, जिसमें हमने 2 ही एंट्री करी केवल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्टार्टिंग का था। आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े थोड़े अच्छे होते जाएंगे, लेकिन काम हमें यही करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बिल्कुल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो गया है, और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट हो गया उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस है वो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर 033, और हमें कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। मटेरियल, वेजेस, स्टोर, लूज टूल्स, ट्रैक्टर एक्सपेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 का है। कॉन्ट्रैक्ट 13 वीक ले रहा है बनने में, और लूज टूल्स जो रिटर्न हुए एट द एंड वो बता रखे हैं। प्लांट भी रिटर्न हुआ है, और ट्रैक्टर कितना था वो बता रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो हमें ये सब कुछ बता रखा है इन्होंने। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट मटेरियल 20,250, डायरेक्ट वेजेस 15,500, स्टोर्स 10,500, लूज टूल्स। आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, साथ साथ क्वेश्चन करिएगा मेरे, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ साथ क्वेश्चन करिए। और अगर आप सोच रहे हैं
कि मैं क्वेश्चन शुरू कर चुका हूँ, तो आप वीडियो पॉज करिए, यहाँ तक पहुँचिए, फिर साथ साथ करिए। या ये भी काम कर सकते हैं, पहले अपने आप काफ़ी हद तक कर लीजिए, जहाँ अटक जाए तो फिर वीडियो देख लीजिए। ट्रैक्टर एक्सपेंसेस हैं, रनिंग मटेरियल ट्रैक्टर से रिलेटेड 4300 का है। वेजेस है ड्राइवर की 1000, 5300। अदर डायरेक्ट चार्जेस 2650। आगे हमें बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 है। कॉन्ट्रैक्ट 13 वीक ले रहा है कंप्लीट होने में, और लूज टूल्स वापस हुए हैं बाय लूज टूल्स वापस हुए हमारे 200 के। स्टोर्स वापस हुआ है, क्रेडिट में आएगा ना 3000 का। प्लांट रिटर्न हुआ है 16,000 का, बाय प्लांट 16,000 का रिटर्न हुआ है, लेकिन हमने डेबिट में तो लिखा ही नहीं है, तो वो डेबिट में आ जाएगा। कितने का था लिखा है 20% का डेप्रीशिएशन लगने के बाद में 16,000 का वापस हुआ है, तो कितने का रहा होगा प्लांट? ये 80% वैल्यू है, इसका मतलब 20,000 का प्लांट था, 20,000 का प्लान था, 20% डेप्रीशिएशन मतलब 4,000 लगने के बाद वो 16,000 का वापस हुआ। तो जब 16,000 का वापस हुआ, हमें पता चल गया कि 80% वैल्यू है, तो हमने 80% से डिवाइड करके इसकी 100% वैल्यू निकाल ली और डेबिट में लिख दिया। ट्रैक्टर टू ट्रैक्टर, लेकिन हम इसका डेप्रीशिएशन लिख रहे हैं क्योंकि हमें बता रखा है कि ये ट्रैक्टर 20,000 रुपये का था और इस पर डेप्रीशिएशन 15% पर एनम लगना है। 20,000 का था, इस पे 15% का डेप्रीशिएशन लगना पर एनम, और ये 13 वीक के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और 13 वीक का मतलब आउट ऑफ 52 वीक 13 वीक, तो टू डेप्रीशिएशन ऑन ट्रैक्टर आ जाएगा 750। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 10% ऑन वर्क कॉस्ट, तो हम वर्क कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब तक की सारी कॉस्ट जो है वो वर्क से रिलेटेड है, तो हम वर्क कॉस्ट निकाल लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, 77,350। इसमें से बैलेंस निकालते हैं, तो बाय वर्क कॉस्ट कैरी डाउन, वर्क कॉस्ट आ जाएगी 58,150 टू वर्क कॉस्ट ब्रोट डाउन 58,150। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 10% है, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट 5815। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है पूरा हो गया, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 90,000 का था, तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना हो गया। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 26,035 रुपीज टू प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आप एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और एक कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाइए। तो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बना लेते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो टू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, हमने पैसा लेना है 90,000, और इनसे हमें 90,000 रुपये मिल गए हैं, तो बाय बैंक 90,000। जनरली हम एज्यूम कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमें पैसा पूरा का पूरा मिल गया है। तो एक और सिंपल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी तक हम कर रहे थे जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट को कई साल लग सकते हैं काम पूरा होने के लिए,
तो ये ठीक नहीं होगा कि अगर हम प्रॉफिट और लॉस कंप्लीशन पर ही कैलकुलेट करें। सपोज 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो क्या 3 साल तक हम कोई प्रॉफिट ही नहीं लिखेंगे उसमें? तो ऐसा नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा वेट नहीं कर सकता है, तो हमें प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा हर साल के एंड पे। ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट द होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू P&L। जो भी प्रॉफिट हुआ है, सपोज पहला साल कंप्लीट हुआ, 30% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, उस पर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है। अब ये सारा का सारा प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि इस साल प्रॉफिट हो रहा है, अगले साल उसमें लॉस हो गया तो हमें कुछ प्रोविजन, कुछ रिजर्व लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि सारा प्रॉफिट क्यों ट्रांसफर नहीं करेंगे? क्योंकि आगे फ्यूचर में लॉस हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर केवल वो वाला पार्ट डालेगा P&L में जो उसे लगता है कि भैया ठीक ठाक हो गया है, पैसा भी आ गया है, और बाकी कुछ रिजर्व में रखेगा ताकि आगे जाकर लॉस हो तो उससे सेट ऑफ कर पाए। तो इसको कैसे करेंगे हम समझते हैं। इसके लिए कुछ पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसमें है सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड एंड पेमेंट। वर्क सर्टिफाइड क्या है मैंने आपको बताया था उस समय कहा था कि, लेकिन मैं बाद में दोबारा बताऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया है जब मैं दोबारा बताऊंगा आपको। देखिए, सपोज आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं और आपका काम 60% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपके एक्सपेंस कितने आए होंगे यहाँ पर? ऑब्वियसली 60% के लिए। अब आप जाकर कॉन्ट्रैक्टी से क्या कहेंगे? या तो उससे कहेंगे भैया 60% काम हो गया है, या हो सकता है आप उससे कहे जी 80% हो गया, 70% हो गया, 90%, कुछ भी बोल सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्टी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, वो अपने आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से कहेगा कि जाकर चेक करो भैया कितना काम हो गया। तो ये काम है, इसमें से 60% आप कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। तो अब 60% काम कंप्लीट हो चुका है। जब आर्किटेक्ट आएगा तो हो सकता है वो इसमें से कहे जी 55% कंप्लीट है, मैं सर्टिफाइड करते हैं हम, और काम हो गया है 5%, लेकिन वो कहीं इधर उधर छोटा मोटा काम ऐसा है कि जो गिनती में नहीं ले रहा है इंजीनियर। क्या इतना छोटा सा काम हम नहीं देख रहे, कैलकुलेशन में नहीं ले रहे, खर्चा तो हो गया लेकिन उन्होंने सर्टिफाई नहीं किया। तो जो वर्क सर्टिफाइड हो गया वो 55%, और जो 5% सर्टिफाइड नहीं हुआ इसे क्या बोलेंगे? वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दो पार्ट हो गए। एक तो ये रीजन होता है कि छोटा मोटा काम है और कॉन्ट्रैक्टी का इंजीनियर कहता है कि भैया मैं इसको छोटा सा इग्नोर कर रहा हूं। एक और रीजन भी हो सकता है। वो क्या रीजन हो सकता है अनसर्टिफाइड का? सपोज ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो ये तो है नहीं कि आप इंजीनियर 31 मार्च की रात को 9 बजे आएगा चेक करने के लिए कितना काम हो गया। हो सकता है वो 25 मार्च को आ जाए हमारे पास और सर्टिफाई कर दे, उस दिन तक 55% काम हुआ, वो चला गया। अब ये तो है नहीं कि 25 मार्च के बाद 31 मार्च तक हम काम नहीं करेंगे कि भैया वर्क सर्टिफाइड हो गया तो काम नहीं करेंगे, काम करते रहेंगे। तो 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में 6 दिन काम हुआ, उन दिनों में 6 दिनों में सपोज 5% काम हो गया। तो ये भी अनसर्टिफाइड का एक रीजन है। तो अनसर्टिफाइड के दो रीजन है। एक रीजन ये कि वर्क सर्टिफाइड जो किया गया है वो 31 मार्च की बजाय, ईयर एंड की बजाय कुछ दिन पहले किया गया है। दूसरा रीजन, उसने छोटी मोटी चीजों को छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर हमारा एक्सपेंस हुआ 60%। तो वर्क सर्टिफाइड हो गया, हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, WIP है ना ये, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे और क्या लिखेंगे? वर्क अनसर्टिफाइड। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात। कौन कर रहा है वर्क सर्टिफाइड? इंजीनियर। किसका इंजीनियर?
कॉन्ट्रैक्टी का इंजीनियर। कॉन्ट्रैक्टी को कॉस्ट पता है या सेलिंग प्राइस पता है, बताइए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका सेलिंग प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख है और हमें लग रहा है कि इसकी कॉस्ट आएगी 70,000। तो कॉन्ट्रैक्टी को क्या पता है, 1 लाख या 70,000? ऑब्वियसली उसे 1 लाख पता है। तो जो उसका इंजीनियर आएगा उसे भी पता है 1 लाख में सौदा तय हुआ है, तो वो क्या कहेगा 1 लाख में से 55% काम हो गया। तो वो ये कहेगा कि 1 लाख में से 55% काम हो गया, तो 55% काम हो गया तो वो कहेगा 55,000 रुपीज का काम हो गया। इसका मतलब जो वर्क सर्टिफाइड होगा वो सेलिंग प्राइस पर होगा। बात समझ में आती है? वर्क सर्टिफाइड क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर होगा। तो वर्क सर्टिफाइड किस पर होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस पर होगा वर्क सर्टिफाइड। और अनसर्टिफाइड तो हमें पता है, हमें पता है कि 60% का काम हुआ है, 55% कंप्लीट हो गया, सर्टिफाइड हो गया, 5% तो सर्टिफाइड नहीं होगा। तो ये जो अनसर्टिफाइड है ये कॉस्ट पे रहेगा, ये प्रॉफिट पर नहीं होगा। ध्यान रखिए, वर्क सर्टिफाइड किस पर होगा, वर्क सर्टिफाइड होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर, और वर्क अनसर्टिफाइड होगा कॉस्ट पर, याद रखना। अब यहां पर क्या है, 60% की कॉस्ट, यहां क्या है 60% की कॉस्ट, क्योंकि 55% ये है 5% ये, तो कॉस्ट 60% की आ गई। डेबिट में 60% की कॉस्ट आ गई, क्रेडिट में 60% की कॉस्ट आ गई, और क्रेडिट में 55% का प्रॉफिट भी आ गया। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर निकल कर आएगी हमारी प्रॉफिट 55% के लिए। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो वो हमें प्रॉफिट शो करेगा ऑन वर्क सर्टिफाइड। इस बात को ध्यान रखना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये सब। देखें थ्योरी में क्या लिखा है। थ्योरी कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट छोटा है तो कॉन्ट्रैक्ट ही हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कंप्लीशन पर दे देता है, लेकिन जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो धीरे धीरे हमें पेमेंट मिलती रहती है, और जैसे जैसे काम होता रहता है वैसे वैसे पेमेंट मिलती रहती है। जो पेमेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट का आर्किटेक्ट, सर्वेयर या इंजीनियर हमें बताता है, सर्टिफिकेट इशू करता है कितना काम हो गया है। ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं, वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्टी यूजुअली 100% पैसा नहीं देता है, कुछ पैसा रुक कर चलता है, 75-80% पैसा देता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से। जो पैसा नहीं दिया उसे रिटेंशन मनी बोला जाता है, और बाद में जैसे ही काम पूरा होता है तो उसका पैसा दे दिया जाता है। अब हम करेंगे क्या, जो मेमोरेंडम रिकॉर्ड रखेंगे उसके अंदर सर्टिफाइड का रखेंगे, कैश जो मिला है वो भी लिखते रहेंगे। कैश की एंट्री क्या करेंगे, जैसे ही पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता रहेगा, जो भी हमें कैश मिला है। वैल्यू ऑफ वर्क इज डेबिटेड टू WIP अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो एंट्री क्या, अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको, वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में लिखेंगे, तो एंट्री हो गई WIP डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। वर्क इन प्रोग्रेस असेट में आएगा बैलेंस शीट में, आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। ये अभी मैं समय आने पर आपको समझा दूंगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर WIP अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर जैसे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक और डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, WIP ये सब कुछ अगले साल ओपनिंग में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हो जाएगा, ये हमें पता ही है। कंप्लीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से हम एंट्री बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये सारी चीजें मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन करते हुए दोबारा से बता दूंगा। जैसे ही एंट्री आप देख लीजिए, जैसे ही वर्क सर्टिफाइड होगा WIP टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ध्यान रखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे वर्क सर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड की भी यही एंट्री बनेगी लेकिन कॉस्ट पे, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, WIP और
जो कैश मिल रहा है कॉन्ट्रैक्टी से, क्या एंट्री बना रहे हो, कैश मिल रहा है कॉन्ट्रैक्टी से, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी या बैंक अकाउंट डेबिट। कॉन्ट्रैक्टी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस बजाय हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखें, हम लोग असेट साइड में WIP में से लेस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे कॉन्ट्रैक्टी का जो क्रेडिट बैलेंस है इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसा देना तो है नहीं, काम तो हम कर चुके हैं, और काम किसके लिए पैसा मिला है, WIP के लिए, इसलिए हम WIP में से लेस कर देते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड, मैंने आपको समझाया था अनसर्टिफाइड के बारे में। ये जरूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ ये हो सकता है कि एट द एंड ऑफ ईयर कुछ काम अनअप्रूव्ड रह जाए, कुछ स्टेज ऐसी नहीं है जिसे हम उसे सर्टिफाई कर सकें, या सर्टिफिकेशन के बाद में कुछ काम हुआ है। ये दोनों बातें रीजन मैंने आपको बताए थे। ये काम जो अभी हमारा सर्टिफाइड नहीं हुआ है इसे हम वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। ये कॉस्ट पर वैल्यू होता है, कॉस्ट पर, और कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में आता है और WIP के डेबिट में आता है, नेक्स्ट ईयर रिवर्स हो जाता है। वही एंट्री है जो सर्टिफाइड की एंट्री थी, वही अनसर्टिफाइड की है, लेकिन कॉस्ट पे। सर्टिफाइड कॉस्ट पर, सर्टिफाइड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर, और अनसर्टिफाइड कॉस्ट पर। WIP रिजर्व, मैंने कहा था सारा का सारा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे, कुछ रख लेंगे रिजर्व के लिए, तो जो रिजर्व के लिए रखेंगे उसे WIP रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। WIP रिजर्व, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये ठीक नहीं है कि सारा का सारा प्रॉफिट P&L अकाउंट में डाल दिया जाए। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट है उसको फ्यूचर के लिए, अगर प्रॉफिट है तो कुछ रिजर्व रख लेंगे, लॉस है तो सारा P&L में ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस है सारा P&L में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट है तो फ्यूचर के लिए कुछ रख लेंगे। तो ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर के लिए रखा है उसे क्या बोलते हैं, WIP रिजर्व। अब हम बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती है, P&L अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है हमें। बैलेंस शीट अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट में हम लोगों को, जैसे हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, वैसे बनेगी। शेयर कैपिटल आ जाएगी शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल के हेड में, और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में P&L आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, और नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, और करंट एसेट में इन्वेंट्रीज में WIP आ जाएगा। WIP में ध्यान रखिएगा वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी माइनस WIP रिजर्व, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी माइनस WIP रिजर्व और बैंक बैलेंस। अगर हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो हम सारी चीजें लिखेंगे, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। इनकेस हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, बस ये बोला गया है कि आइटम्स को आप बैलेंस शीट में शो करिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम बैलेंस शीट का टोटल नहीं करेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बस आइटम्स को हमें दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और ये जो P&L अकाउंट हम दिखा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, ये P&L अकाउंट हमें वर्किंग नोट में बना सकते हैं या स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, T फॉर्म में। वैसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से प्रॉफिट आया है, जो पहले का बैलेंस है, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, इसमें से लेस कर देंगे कोई एबनॉर्मल लॉसेस था या कोई ऐसा एक्सपेंस था जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन है, जैसे कि कोई प्लांट है, मशीनरी है, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन तो पूरे साल का लगेगा। वो प्लांट एंड मशीनरी कॉन्ट्रैक्ट पर 10 महीने के लिए थी, तो 2 महीने का डेप्रीशिएशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, वो यहां से लेस हो जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन आएंगे, हम सब करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक कॉन्ट्रैक्ट है H लिमिटेड का, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। 31 दिसंबर 2016 को ईयर एंड हो रहा है। वर्क सर्टिफाइड 45,000 रुपये, कंज्यूम्ड वेजेस एक्सपेंस बता रखे हैं, कैश रिसीव्ड, वर्क अनसर्टिफाइड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, मटेरियल इन हैंड, रिटर्न। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑन 31
दिसंबर इन ऑर्डर टू असcertain प्रॉफिट और लॉस मेड। पता है इस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी चीज है कि अगर उसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो पूरे क्वेश्चन में आप सब गड़बड़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप जल्दी से, आपको पता तो है ही, जल्दी से पहले वीडियो पॉज करें और अपनी तरफ से जो जो पता है सबको कॉन्टैक्ट अकाउंट में डाल दें और उसके बाद फिर देखें मैं क्या कर रहा हूँ। आपको बहुत मजा आएगा, करके देखिएगा प्लीज। आप खुद करें पहले पूरा क्वेश्चन, उसके बाद में देखें तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको हंसी भी आएगी। ठीक है, उम्मीद है अब जो वीडियो चल रही है वो आप पूरा क्वेश्चन करने के बाद देख रहे हैं। नहीं है तो फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखना है और मज़ा करना है तो आप प्लीज़ पहले खुद क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद इसे चलाइए। देखिए वर्क सर्टिफाइड हम यहाँ लिखते हैं बाय, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ऊपर बैलेंस वगैरह आ जाएंगे। अभी फिर कह रहा हूँ, अगर नहीं करा क्वेश्चन पहले खुद पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, चाहे गलत करें, बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा। बाय WIP कैरिड डाउन और इसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड, और जो सर्टिफाइड है वो है आपका कितना, 45,000। मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम्ड का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ। मटेरियल कंज्यूम का मतलब है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक जुड़ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, रिटर्न माइनस हो चुका है, सब कुछ हो चुका, अब अलग से कुछ भी नहीं आएगा। वेजेस 25,700, अंदर क्यों लिख रहा हूं मैं, अंदर लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि वेजेस एक्रूड है 800 रुपीज़ की, क्योंकि वेजेस एक्रूड है 800 रुपीज़ की तो इसलिए ये हमें ऐड करनी पड़ेगी, प्लस आउटस्टैंडिंग जिसे एक्रूड बोला गया है 800 रुपीज़, तो ये 26,500 की हो जाएगी। प्लांट इंस्टॉल हुआ है 4750 का, 4750। प्लांट एट साइट ईयर एंड पर है 3600 का, बाय प्लांट एट साइट 3600 का। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी यहां पर नहीं आता है, वो अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो वहां पर आएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1450, वर्क अनसर्टिफाइड 1100, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1050, प्लस आउटस्टैंडिंग 75, 1125। मटेरियल इन हैंड कहाँ आएगा, जल्दी बताओ। अगर आपने खुद किया होता ना ये क्वेश्चन तो पूरी उम्मीद है कि आपने इसे क्रेडिट में लिख दिया हो, और अगर नहीं लिखा तो आप बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो उसे काटने का समय आ गया, क्योंकि मटेरियल ऑन हैंड मटेरियल रिटर्न टू स्टोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है। अब मटेरियल कंज्यूम का मतलब ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 75,000, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। तो देखें 17,500 प्लस 26,500 प्लस 4750 1450 एंड 11250, टोटल हो गया 51,325। डेबिट का टोटल हो गया 51,325। क्रेडिट का टोटल तो मुझे कम लग रहा है, क्रेडिट का टोटल है 49,700,
तो इसका मतलब लॉस हो गया 1625 का लॉस हो गया। क्योंकि ये लॉस हो गया तो लॉस के केस में हम पूरा का पूरा लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, P&L अकाउंट में, बाय लॉस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट 1625। अगर ये हमारा प्रॉफिट होता तो हम ऐसा नहीं करते, तो क्या करते वो आगे आने वाले क्वेश्चन में समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये लॉस का क्वेश्चन था, और जब भी लॉस होगा तो सारा का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो हमारे सामने 4 सिचुएशन होंगी। जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वो काम कर लो, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो हमें कुछ WIP रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फ्यूचर में लॉस ना हो उसके लिए रिजर्व बनाकर। तो अगर हमें लॉस हुआ है तो P&L में चला जाएगा, प्रॉफिट है तो कुछ रिजर्व में फ्यूचर के लिए हम बनाकर रखेंगे। अगर काम 25% से कम हुआ है, 25, ये सब अलग अलग सिचुएशंस हैं, वो सब करेंगे। लेकिन मेन मुद्दे की बात है, हमें पता कैसे चलेगा काम कितना हुआ है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। टू नो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना काम हुआ कंप्लीट, परसेंटेज कंप्लीशन, कितना काम हो गया, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, 80%, 70%, 40%, 10%, कितना काम हुआ है ये हमें इस फॉर्मूला से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा ही कर दो, ये तो हमेशा के लिए बात है। तो हम देखते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट हमें प्रॉफिट भी दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में WIP रिजर्व में कितना डालना है या P&L में कितना डालना है, इन दोनों में से एक बात बता रखी है, तो हम वो काम मान लेंगे, वो बात मान लेंगे। हम तो आज्ञाकारी हैं, जैसा कहेगा क्वेश्चन वैसा मान लेंगे, क्वेश्चन जैसा कहे वैसा ही काम हमें करना चाहिए। बी लिमिटेड ने काम शुरू किया है 1 अप्रैल को, 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल इशूड, लेबर, प्लांट, अदर एक्सपेंस, कैश रिसीव्ड, प्लांट चार्ज करा है, लॉस्ट हो गया है, प्लांट रिटर्न हुआ है, अनसर्टिफाइड, एट साइड, डेप्रीशिएशन। यहाँ लिखा है कीप इन रिजर्व हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड, तो रिजर्व में कितना रखना है ये क्वेश्चन में बता रखा है, हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड। और एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट में हमें आइटम्स को शो करना है। तो चलिए हम लोग मिलकर करते हैं इस क्वेश्चन को, आप भी करिए मैं भी करता हूँ साथ साथ, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मटेरियल इशूड 61,000, wages 71,000, plant 15,000, other expenses 5,000, cash received मतलब 20,000, being 80% of work certified। इसका मतलब क्या है, cash received is 80% of work certified। कैश रिसीव्ड है मतलब 28,000, जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा, मतलब 28,000 डिवाइड बाय 80%, तो 1,28,000 डिवाइड बाय 80%, 1,60,000 वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। वर्क सर्टिफाइड हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड 1,60,000, ठीक है। ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट
plant cost 3000, material cost 2500 were lost. By costing P&L, loss of plant 3000 रुपये का खराब हुआ है और लॉस ऑफ मटेरियल 2500 का खराब हुआ है, 2500 का। तो ये हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस से हम कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं होने देंगे, ये P&L में ट्रांसफर होगा। ऑन ईयर एंड प्लांट कॉस्ट 2500 वाज रिटर्न टू स्टोर्स। डेप्रिसिएशन लगाना है 15% प्लांट पर। तो जब प्लांट वापस जाएगा बाय प्लांट रिटर्न, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी प्लांट रिटर्न होगा तो कॉस्ट पर नहीं होगा, WDV पर होगा, क्योंकि यूज तो हो चुका है ना वो। तो जब प्लांट वापस हो रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या है? जब प्लांट वापस हो रहा है उसकी कॉस्ट है 2500 और ऑन 31 मार्च 2016 काम शुरू हुआ 1 अप्रैल 2015। ये डेट जरूर ध्यान से देखना। तो ये काम पूरे साल चला है और पूरे साल चलने के बाद ये प्लांट वापस हुआ है, तो 1 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। इसकी कॉस्ट है 2500, इसमें से डिप्रिसिएशन लेस होगा, डिप्रिसिएशन है इस पर 15%, तो 2500 का 15% डिप्रिसिएशन लग जाएगा 375, तो 2125 का प्लांट वापस जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड 1000, तो वर्क अनसर्टिफाइड 1000। मटेरियल कॉस्टिंग 2300 वर इन हैंड ऑन साइट, तो बाय मटेरियल एट साइट 2300। तो अब हम पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा। 3000, 2500, 1,60,000, 1000, 2125, 2300, टोटल आ गया 1,79,000। एक बात ध्यान दो, हमें एक चीज रह गई इसमें, और वो क्या है? वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्लांट। ध्यान से देखिए, प्लांट कितने का भेजा था? 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये का प्लांट भेजा, इसमें से प्लांट 3,000 रुपये का खराब हो गया, बचा 12,000 रुपये का। इसमें से क्योंकि ये कॉस्ट है, सब चीजें किस पे चल रही है? कॉस्ट पर। तो 15,000 की कॉस्ट का प्लांट, इसमें से 3,000 की कॉस्ट का प्लांट वापस आया, तो कितना बचा? 12,000 की कॉस्ट का प्लांट बच गया। इसमें से 2,500 की कॉस्ट का प्लांट रिटर्न हो गया, तो बचा कितने का प्लांट? 9,500 का। तो ये प्लांटेड साइट है, ये हिडन इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। ये हिडन इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है, जरूर ध्यान रखनी है। ये भूला जा सकता है। तो जब भी प्लांट सेंट लिखा है तो प्लांट एट साइट या रिटर्न पूरा हो जाए, नहीं हुआ तो एट साइट लिखना पड़ेगा। दोबारा से बताता हूँ, जो कॉस्ट पे सबको देखेंगे पहले हम। ये जो वापस भेजा हमने कॉन्ट्रैक्ट पर, ये लॉस्ट हो गया, ये रिटर्न हो गया, तो ये है कॉस्ट एट साइट। इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन 15%, 9,500 का 15%, 1,425 का डेप्रिसिएशन लेस होगा, तो बचेगा 8,075। तो 8,075 का प्लांट यहाँ बच गया। हम यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट, और हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,79,000।
इसमें से माइनस कर देंगे 61,000, 71,000, 15,000 और 5,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 27,000। तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट कैरिड डाउन 27,000। यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन 27,000। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, कीप इन रिजर्व हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड, तो टू WIP रिजर्व। हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड का क्या मतलब है, हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड का क्या मतलब है, रिसीव्ड का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें पैसा मिला है 80%। कितना पैसा मिला है, 80%। इसका मतलब 80% पैसा मिला है तो प्रॉफिट भी 80% ही मिला है। तो हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड, तो 10,800 रुपीज हम लोग ट्रांसफर कर देंगे WIP रिजर्व में, और जो बच जाएगा प्रॉफिट वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो हो जाएगा 16,200 रुपये। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है हमें। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था, प्लांट एट साइड नहीं दिया था, वो हमने लिखा, प्रॉफिट निकाल लिया। इसे प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, और इस प्रॉफिट को 100% कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसमें से WIP रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। पहले जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड, प्रॉफिट रिसीव्ड सब कुछ ही 80% मिला, तो प्रॉफिट भी 80% ही मिला है। अगर क्वेश्चन में 80% नहीं लिखा होता तो हम देखते कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं लिखा होता परसेंटेज कैश रिसीव्ड, तो ये हम निकाल लेते हैं कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। इस क्वेश्चन में 80% दिया है, नहीं दिया तो हम ये फॉर्मूला से पता लगा लेंगे कितना परसेंट कैश मिला है। इस क्वेश्चन में एक तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमसे पूछा था, हमने वो बना लिया। दूसरा हमसे पूछा गया था कि आप बताइए बैलेंस शीट कैसी दिखाई देगी, तो बैलेंस शीट की आइटम शो करनी है। अब बैलेंस शीट हमें पता नहीं कि अच्छा यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। हमें क्योंकि पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, तो हम रिलेवेंट आइटम ही शो करेंगे जो बैलेंस शीट के अंदर आनी चाहिए और जो जो हमें पता है। जैसे कि हमें सबसे पहले प्लान प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता है, 16,200 रुपये एज पर कॉन्ट्रैक्ट 16,200। बच्चों एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस ये रहा। एबनॉर्मल लॉस को कहाँ ट्रांसफर किया था, P&L में, तो उसे लेस करके दिखा सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस 3,000 to 2,500, 5,500 रुपीज, तो 16,200 में से 5,500 लेस हो जाएगा, तो 10,700 रुपये रह जाएगा। और कोई हमारी लाइबिलिटी की आइटम नहीं है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड की आइटम और कोई नहीं है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे टोटल में। असेट साइड में जो जो हमारे पास असेट्स हैं वो आ जाएंगी, जैसे कि प्लांट एट साइट है 8075 का, और प्लांट रिटर्न हुआ था तो ये स्टोर्स में रखा हुआ 2125 का, इन स्टोर्स 2125। तो जो प्लांट है वो 10,200 का हो गया। इसके अलावा मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल एट साइट 2,300 रुपीज का, ठीक है।
अब हमने ध्यान देना है जो हमने बात करी थी इससे पहले सीखते हुए कि किस तरीके से WIP को हम दिखाएंगे। तो WIP कैसे दिखाएंगे? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड माइनस WIP रिजर्व। तो ये फॉर्मेट है, ये चार चीजें आती हैं WIP में। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड प्लस हो जाएगा माइनस कैश रिसीव्ड एंड माइनस WIP रिजर्व। तो वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 है हमारा, 1,60,000। वर्क अनसर्टिफाइड हमारा 1,000 है। कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में लिखा है कैश रिसीव्ड है 1,28,000, तो 1,28,000 माइनस हो जाएगा। और WIP रिजर्व है 10,800, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 1,60,000 प्लस 1,000 माइनस 128 और 10,000, तो ये 22,200 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये आइटम्स को शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। क्वेश्चन में हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया और हमने बैलेंस शीट बनाई, तो आपको उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आपने नहीं किया है तो पॉज करके एक बार खुद से अपने हाथ से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8 एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस में या P&L में कितना डालना है ये खुद ही बता रखा होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे पास बुक्स में है, 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाई दे रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन है। You are informed that it is the practice of the firm to take a credit of 2/3 of the profit earned on the contract in progress after taking in account the value of work certified। इसका क्या मतलब है ये अभी हम आपको बता देंगे जब उस स्टेज पर आएंगे। हमें एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट पता लगाना है कितना है और रिलेवेंट आइटम्स को बैलेंस शीट में शो करना है, बिल्कुल वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। मेटेरियल इशूड 5,000। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, ठीक है? कहीं आप सोचो कि सर ने लिखा है तो हम भी कम लिखेंगे। और इनडायरेक्ट लेबर 640, प्लांट इशूड 12,500, अब यहां पर प्लांट के बारे में ध्यान रखना है, ईयर एंड में जो बचा होगा उसे लिखना पड़ेगा। ओवरहेड 1950, डायरेक्ट लेबर 4,600, वर्क सर्टिफाइड फॉर पेमेंट, हमारा वर्क सर्टिफाइड है 10,000 बाय WIP आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड 10,000। कॉस्ट ऑफ वर्क कैरिड आउट बट नॉट सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 3,800, 13,800। Material not used, material at site 950। वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट दिया हुआ है, टेंशन खत्म, प्लांट एट साइट नहीं तो खुद पता लगाना पड़ता, 11,875। तो यहाँ पर हमें बस यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं।
950, 11,875, 13,800, total 26,625, minus 5,000, minus 640, minus 12,500, minus 1950, minus 4,600, 1935 का प्रॉफिट हो गया, जिसे हम नोशनल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। 1935, तो ये ब्रोट डाउन हो जाएगा। अब इसमें से कुछ प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर होगा और कुछ WIP रिजर्व में। इस क्वेश्चन में बोला है P&L में कितना ट्रांसफर करना है। इस क्वेश्चन में बोला है P&L में ट्रांसफर करने के लिए 2/3 ऑफ द प्रॉफिट अर्न ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें 2/3 प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 1935 इंटू 2/3, 1290। ये प्रॉफिट हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो WIP रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बचा हुआ प्रॉफिट 645। तो हमारा ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। एक हमसे कहा है कि आप बैलेंस शीट के आइटम को दिखाइए। तो हम रिलेवेंट आइटम बैलेंस शीट में दिखाइए। तो हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं एज एट 30 जून 2015। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह है तो वो आ जाएगा, नहीं तो P&L आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉसेस भी नहीं है, तो P&L 1290 बस। और असेट साइड में एक तो प्लांट 11,875, मटेरियल 950, WIP में वर्क सर्टिफाइड 10,000, वर्क अनसर्टिफाइड 3,800, माइनस कैश रिसीव्ड हमें कैश रिसीव्ड खो गया, कहाँ गया, कैश रिसीव्ड हमें बता ही नहीं रखा। डैश माइनस WIP रिजर्व में 645। तो ये अमाउंट आ जाएगी 13,155। यहाँ अमाउंट में डैश कर देंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी कितना टोटल है बैलेंस शीट का और आइटम्स हमें नहीं दे रखी। तो हमने सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस करे। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में स्पेशली नहीं बता रखा कि भैया कितना प्रॉफिट में डालना है या कितना WIP रिजर्व में डालना है। हमने 2 क्वेश्चन करे जिसमें बता रखा था, एक क्वेश्चन में ये बता रखा था WIP रिजर्व में कितना डालना है और एक में बता रखा था P&L में कितना डालना है। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमें नहीं बता रखा कि P&L में कितना डालना है या WIP रिजर्व में कितना डालना है। तो कैसे करेंगे इन सच ए केस। और हमारा क्वेश्चन कैसा है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम है, लेस देन 25%। काम 25% से कम हुआ है, 10%, 12, 50, 24%, 24.9%, 25% से कम। 25% होते ही इस पिक्चर से बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम कॉस्टिंग P&L में डालें, क्योंकि अभी तो आगे के फ्यूचर के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉस होगा, क्या होगा। इसलिए पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट को WIP रिजर्व में डालेंगे। तो याद रखिए लेस देन 25% काम हुआ है तो हम सारा का सारा प्रॉफिट WIP रिजर्व में डालेंगे।
पता कैसे चलेगा कितना काम हुआ है? मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट काम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें 10 लाख का एक प्रोजेक्ट है जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अलग अलग आइटम्स है हमारे पास, और हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, WIP अकाउंट बनाना है, और रिलेटेड आइटम्स बैलेंस शीट में दिखानी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। आप साथ में कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अकेले मैं ही लिखे जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। आप भी तो कुछ करिए, और अगर आप कर रहे हैं तो आपसे अच्छा बच्चा कोई इस दुनिया में नहीं है। आप सबसे अच्छे बच्चे हैं, मेरे से जल्दी कर लोगे तो और भी अच्छे बच्चे हैं। मटेरियल इशूड 12,000, परचेज्ड 50,000, wages 40,000, outstanding 10,000, 50,000, indirect expenses 18,000, plant sent 80,000, material return 4,000, material loss by fire कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दिया, लॉस्ट 1,000। ये जब बैलेंस शीट में रिलेटेड आइटम शो करेंगे तो वहाँ पर P&L में से लेस कर देंगे, याद रखना। अगर मुझे याद न रहे तो याद दिला देना, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मटेरियल एट साइट 3,000, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड दिया है 20,000। कैश रिसीव दिया है 1,12,000 विच इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्किंग नोट में लिख लेंगे वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू 1,12,000 मीन्स कैश रिसीव्ड अपॉन 80%। 1,12,000 डिवाइड बाई 80%, 1,40,000। तो 1,40,000 का वर्क सर्टिफाइड है, टोटल 1,60,000। डेप्रीशिएशन प्लांट पर है 12.5%। अब हमने प्लांट भेजा है 80 का, वापस आया नहीं है, तो प्लांट एट साइट 80,000 माइनस डेप्रीशिएशन। 1 जनवरी को शुरू हुआ और इंफॉर्मेशन कब की है? ईयर एंड की। ध्यान देना है, कई बार ये 6 महीने होता है या 1 साल से ज़्यादा भी होता है, तो उतने टाइम के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगेगा। इसमें 1 साल है तो 12.5%, 12.5% हमारा डेप्रीशिएशन लग जाएगा 10,000। वैल्यू बचेगी 70,000। अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आ गया है हमारा 2,38,000 टोटल, 2,38,000। और प्रॉफिट आ गया हमारा 28,000 रुपीज़ का। और क्वेश्चन में बोल रखा है सारा का सारा प्रॉफिट WIP रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मैं हाथों हाथ बैलेंस निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट WIP रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया गया है। कैसे बताया गया है ये देख लेते हैं। परसेंटेज कंप्लीशन, कितना काम हुआ है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है 1,40,000,
कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 10 लाख का, इसका मतलब 14% काम हुआ है। एज वर्क इज कंप्लीटेड ओनली 14%, which is less than 25%, so nothing will be transferred to P&L account। P&L में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। 100% कहाँ ट्रांसफर होगा, WIP रिजर्व में। हमसे कहा गया आप WIP अकाउंट बनाइए। लो जी बना लेते हैं WIP अकाउंट। WIP अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में क्या लिखा है आपने, बाय WIP, तो WIP के डेबिट में क्या आ जाएगा, टू कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड 1,40,000, वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 20,000, और WIP रिजर्व भी यहीं आ जाता है बाय कॉन्ट्रैक्ट। WIP रिजर्व भी हम यहीं दिखा देते हैं, और रिजर्व में हमने 28,000 ट्रांसफर किया है। कैश रिसीव्ड हम लेस करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ लिखते नहीं है। आप कहीं कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट यहीं लिख दें, वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 1,60,000 माइनस 28 1,32,000। थर्ड काम हमसे कहा है बैलेंस शीट के अंदर रिलेटेड आइटम दिखाइए, तो बैलेंस शीट के अंदर रिलेटेड आइटम्स हम दिखा देते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में एक तो हमारे पास P&L आना है, लेकिन P&L में तो कुछ ट्रांसफर हुआ नहीं है। इसमें से लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमारा 1,000 रुपये का मटेरियल खराब हो गया था, तो नेगेटिव फिगर 1,000 आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमारा 10,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस है, और कुछ भी नहीं है। अब असेट साइड की बात करते हैं। असेट्स प्लांट आ जाएगा, प्लांट है हमारा 70,000 का। मटेरियल आ जाएगा इन स्टोर्स जो वापस हुआ है 4,000 का। एट साइट जो बचा हुआ है साइट पर 3,000 रुपये का। और WIP, क्योंकि WIP अकाउंट बनाया है हमने, तो ब्रेकअप यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टोटल अमाउंट लिख दीजिए WIP 1,32,000। तो अब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, WIP अकाउंट और बैलेंस शीट की रिलेटेड आइटम्स और P&L ये सब कुछ बनाना आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल है, 5 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रैक्टिस हम करते चले जा रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हमने लास्ट में देखा था कि अगर हमारा काम 25% से कम हुआ है तो हम P&L में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है 100% नॉशनल प्रॉफिट WIP रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हमारा काम 25% या उससे ज़्यादा है लेकिन 50% से कम, काम 25% या उससे ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग 1/3 इंटू प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, मतलब कैश बेसिस पर जो 1/3 प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ऑन कैश बेसिस। कैश रिसीव्ड जैसे 80% 90% दिया होता, नहीं दिया तो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करने से पता चल जाएगा कितना कैश हमें मिला है परसेंटेज में। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन भी हम करते हैं ताकि हमें इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर हम लोगों को बता रखा है एक कंपनी है जिनकी पेड अप कैपिटल 80 लाख है और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 50 लाख रुपीज़ का 1 जनवरी को
जो कैश मिला है वो 18 लाख मिला है। 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो अनसर्टिफाइड है वर्क वो 1 लाख रुपीज़ का है। मटेरियल एट साइट 30,000 का है। मशीनरी 2 लाख रुपीज़ की वापस आई है। प्लांट एंड मशीनरी की जो बची है उस पर 5% का डिप्रीशिएशन लगाना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही दे दी। कई स्टूडेंट की आदत होती है फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ देते हैं, क्या इसमें बकवास लिखा होगा हम तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना आप लोग, नहीं तो आपका काम तमाम हो जाएगा। कुछ लेजर हैं, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इट मीन्स बैलेंस शीट बनाने को बोला जा सकता है। और बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो हमें पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, लॉरीज हैं, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, मटेरियल सेंटेड साइट है, फ्यूल एंड पावर है, साइट एक्सपेंसेस हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेट्स एंड टैक्सेस, कैश एट बैंक और वेजेस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है हमें, प्रॉफिट कितना हुआ और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये तो अब हमारा जो है क्वेश्चन फुल मोड में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी बैलेंस शीट में पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहीं से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शुरू कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो शुरुआत करते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करें तो मटेरियल सेंट है 14 लाख रुपीस का, तो हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा 14 लाख। वेजेस है 2,40,000 की, 2,40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपीज़ की, तो 2,45,000। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे साथ। मैं बार बार आपको याद दिला दूं, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्यूल एंड पावर है 125। एज्यूम कर रहे हैं कि सारा एक्सपेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, 1,25,000। साइट एक्सपेंसेस 3,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम हम लोग सारे एक्सपेंस मानते हुए कि इसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर लिख रहे हैं 6,000। ऑफिस एक्सपेंस 8,000। रेट्स एंड टैक्सेस 25,000। अब हमें डेप्रीशिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर। प्लांट एंड मशीनरी 60% साइट पर है, तो डेप्रीशिएशन लगेगा 25 लाख रुपीस का। हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें से 60% साइट पर है, और जो डेप्रीशिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर वो 5% लगाना, इंटू 5%। 5% तो 25 लाख का 60% और उसका 5% 75,000। तो 75,000 रुपीज़ का हमारा डेप्रीशिएशन हो गया, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हमें बता रखी है, कैश रिसीव्ड इज 18 लाख विच इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड 20 लाख हो जाएगा, क्योंकि 18 लाख 90% है, तो 18 लाख डिवाइड बाय 90% 20 लाख हो जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड 1 लाख है,
तो 21 लाख रुपीस हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। मटेरियल एट साइट बता रखा है 30,000, मटेरियल एट साइट 30,000। यहाँ लिखा है मशीनरी साइट पर 2 लाख रुपीस थी, वो वापस भेजी है। कब भेजी है नहीं बताया। डेप्रीशिएशन के रेट है 5% पर एनम नहीं है, इसको मतलब सीधा 5% लगाना है। हम ऐसा एज्यूम करेंगे ईयर एंड पे वापस गई होगी, क्योंकि हमने प्लांट या मशीनरी डेबिट में भी नहीं लिखा, क्रेडिट में भी नहीं लिखेंगे, हमने सीधा डेप्रीशिएशन लिखा है। ठीक है, तो अगर सीधा डेप्रीशिएशन लिखते हैं तो टू प्लांट और बाय प्लांट, प्लांट इशूड, प्लांट रिटर्न कुछ भी नहीं आता है, सीधा डेप्रीशिएशन आता है, केवल डेप्रीशिएशन। तो यहां से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हमारा टोटल आ गया 21,30,000 और जो प्रॉफिट आएगा 21,30,000 माइनस 14 लाख माइनस 2,45,000 माइनस 1,25,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 25,000 माइनस 75,000, तो ये आ गया हमारा 2,43,000। अब 2,43,000 में से कितना ट्रांसफर करेंगे कितना नहीं, उसके लिए हम वर्किंग नोट पर आते हैं। पहले तो देखते हैं परसेंटेज वर्क कंप्लीशन, कितना काम हुआ है। वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपए का है और वर्क सर्टिफाइड है 20 लाख रुपए का। तो हमें पता है 20 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 40% काम हुआ है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर काम 25% और मोर हो बट लेस देन 50% हो, तो हम P&L में ट्रांसफर करते हैं 1/3। ये अभी अभी हमने देखा 1/3 इंटू प्रॉफिट इंटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो यही लिख दो फॉर्मूला। P&L में कितना ट्रांसफर करना है, तो P&L में ट्रांसफर करना है 1/3 इंटू प्रॉफिट इंटू 90%, क्योंकि हमें 90% पैसा मिल रहा है। तो 1/3 इंटू प्रॉफिट 2,43,000 इंटू 90%, तो 1/3 इंटू 2,43,000 इंटू 90%, 72,900 रुपीज हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो हमारा प्रॉफिट था कंटिन्यू होगा अकाउंट यहाँ पर बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन 2,43,000 और इसमें से P&L में ट्रांसफर होगा। वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेशन कर दी है 72,900 और बाकी का WIP रिजर्व में आ जाएगा। तो WIP रिजर्व में 1,70,100 बचा हुआ आ जाएगा। टोटल 2,43,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। हमसे बोला है एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और एक बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी पड़ेगी एज एट 31 दिसंबर 16। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इसमें सबसे पहले अगर हमें शेयर कैपिटल बता रखा हो तो वो आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें शेयर कैपिटल बता रखी है स्टार्टिंग में,
कि बिजनेस इनका जब स्टार्टिंग में पहली लाइन में ही बता रखा है कि पेड अप कैपिटल इनके पास कितनी है, 80 लाख रुपीस की, तो यहाँ पर बता रखा है, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा 80 लाख। इसके बाद आता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास आएगा P&L, कितना ट्रांसफर किया है, 72,900। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो इसमें से लेस होगा, या फिर इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट नॉट सेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, या ऑन नॉट सेंट ऑन एट साइट, ऐसा बोल सकते हैं, नॉट सेंट एट साइट। इसका क्या मतलब है समझो बच्चों, ये 25 लाख का प्लांट है, 25 लाख में से 60% का प्लांट साइट पर गया है, उसका डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया। जो 40% का प्लांट नहीं गया उसका क्या करें, उस पर क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? डेप्रिसिएशन यूज के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से लगता है। आप किसी एसेट को यूज करिए मत करिए, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है। तो इसका मतलब जो प्लांट साइट पर नहीं भेजा उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, 25 लाख का 40% और उस पर 5%, 25 लाख इंटू 40% इंटू 5%, 50,000 रुपये का डेप्रीशिएशन तो लगना ही है। तो हमारा जो प्रॉफिट बचा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कुछ है नहीं, अगर होता तो वो भी आ जाता, 22,900 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट बच गया। एक करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगी, 5,000 की आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, तो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड तो कंप्लीट हो गया, 80,27,900। अब हम बात करते हैं असेट साइड की। असेट साइड में सबसे पहले नॉन करंट असेट, उसमें टेंजिबल असेट, और उसमें भी प्लांट। तो प्लांट हमारा कितने का था, 25 लाख का था, और उस 25 लाख के प्लांट में से हम लोग 5% का डेप्रीशिएशन लेस कर देते हैं, क्योंकि चाहे हमने भेजा या नहीं भेजा उस पर हमारा पूरा 5% का डेप्रीशिएशन लेस हो गया, 23,75,000। लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारे पास 25 लाख रुपीज़ 45 लाख रुपीज़ की लैंड एंड बिल्डिंग है। लॉरीज है 8 लाख की, इन पर डेप्रीशिएशन नहीं दिया क्योंकि डेप्रीशिएशन का रेट ही नहीं है, तो हम डेप्रीशिएशन नहीं लगा सकते। फर्नीचर है 50,000 का, मजबूरी है हमारी, जब डेप्रीशिएशन रेट ही नहीं है तो हम कैसे लगाएं। ऑफिस इक्विपमेंट 10,000, ठीक है। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट के मैं मटेरियल भेज दिया, कुछ बचा है मटेरियल, बिल्कुल बचा है, वो आ जाएगा हमारा करंट एसेट्स में। मटेरियल एट साइट 30,000, और फ्यूल पावर एक्सपेंस था, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, कैशियर बैंक है, उससे पहले हमारा WIP आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड 20 लाख, प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 1 लाख, माइनस कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड इज 18 लाख,
और WIP रिजर्व इज 1,70,100। तो ये सब एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,29,900। फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,33,000 और बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाएगा 80,27,900। एक बार चेक कर लेते हैं। 23,75,000, 45 लाख, 8 लाख, 50,000, 10,000, 30,000, 129,900, 1,33,000। तो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हम लोगों ने पूरी फुल फ्लैश्ड बैलेंस शीट भी बनाई इस क्वेश्चन में और बैलेंस शीट का टोटल मैच भी हो गया और क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं था। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 40% था, विच इज़ मोर देन 25%। तो 25 या 25% से ज़्यादा होता है तो हम 1/3 प्रॉफिट रिसीव्ड P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। वही हमने किया। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई। तो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर वर्क सर्टिफाइड जो है 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो ऐसी सिचुएशन में 50% होगा या 50% से ज़्यादा होगा। तो जहाँ पहले हमने 1/3 करा था वहाँ पर अब 2/3 हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट नोट, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो आप 2/3 डाल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है। ये 50% या उससे ज़्यादा से लेके 99% तक जा रहा है। बाकी सब में लेस देन 25% की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर 50% है। तो कुछ भी नहीं कहेगा तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 50% हो चुका है और आप 2/3 इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेंस बता रखे हैं, कैश रिसीव्ड बता रखा है, अमाउंट वर्क सर्टिफाइड का बता रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, प्रोपोर्शनल प्रॉफिट रीजनेबली जो P&L में डालना है आफ्टर अलाउइंग 10% डिप्रिसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 4 लाख। पहले हम देखें परसेंटेज कंप्लीशन कितना है। वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड है 3,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 4 लाख। तो इसका मतलब ये जो काम हो गया ये 87.5% हो गया, मोर देन 50%। 50 या मोर देन 50% पे 2/3 ट्रांसफर करते हैं। तो हम बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। मटेरियल 1,20,000, वेजेस 164,400, प्लांट 20,000, बिजनेस चार्जेस 8,600 बाय वर्क इन प्रोग्रेस 3,50,000। अनसर्टिफाइड के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम मानते हैं कि वो नहीं होगा। अब यहाँ पर 10% डेप्रीशिएशन लगना है प्लांट पर, तो बाय, क्योंकि प्लांट हमने डेबिट में लिख दिया है तो प्लांट एट साइड लिखना पड़ेगा क्रेडिट में। प्लांट हमारा 20,000 का था तो 20,000 में से डेप्रीशिएशन लेस हो जाएगा 10%, तो 18,000 रह जाएगा। तो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इज 3,68,000। 3,68,000 में से हमारा 120, 1,64,400 और 28,000 और 8,600 हमारा जो प्रॉफिट आ गया है वो आ गया है 55,000। अब इस 55,000 के प्रॉफिट को ब्रोट डाउन करते हैं, वर्किंग नोट में लिखते हैं P&L में ट्रांसफर होगा 2/3, क्योंकि ये मोर देन 50% है। 2/3 इंटू प्रॉफिट
into cash received upon work certified, 2/3 into 55,000 into cash received 3 lakh divided by work certified 3,50,000. सो ये हो जाएगा हमारा 31,429. तो P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं 31,429 2/3 और बचा हुआ WIP रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं. WIP रिजर्व में जो बचा हुआ प्रॉफिट है 23,571. तो ये हमारा 1/3 2/3 या नील 3 सिचुएशन है. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. अगर लेस देन 25% है तो P&L में नील. अगर 25% या ज़्यादा है और लेस देन 50% है तो 1/3 इंटू प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. और 50% और मोर है तो ऐसी सिचुएशन में 2/3 इंटू प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. तो ये हमने अभी तक पढ़ा है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो क्या करना है, कुछ कहा है तो उस हिसाब से हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है 31 मार्च 2015 को जो ईयर एंड हो रहा है उससे रिलेटेड. मटेरियल सेंट, लेबर, कॉस्ट ऑफ प्लांट, डायरेक्ट एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट प्लान, मटेरियल रिटर्न, WIP, नोट सर्टिफाइड, कैश इन एंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 13 लाख, पेमेंट इज 9,90,000. तो हमें करना है. सबसे पहले देखें हमें परसेंटेज कंप्लीशन कितना है. तो 13 लाख वर्क सर्टिफाइड है हमारा 10,70,000 आउट ऑफ 13 लाख, क्योंकि फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन 200. तो ये हमारा मोर देन 50% है तो 82.31%. तो हम 2/3 ट्रांसफ़र करेंगे. तो 2/3 प्रॉफिट का ट्रांसफ़र होगा P&L अकाउंट में. तो जल्दी से हम लोग, आप लोग भी मेरे से जल्दी भूलगी. मेरे हिसाब से तो वीडियो पॉज करके खुद ही क्वेश्चन को करो और उसके बाद में आप चेक कर लो सही है या नहीं. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मटेरियल सेंट 5,11,800, लेबर 4,66,100 प्लस आउटस्टैंडिंग लेबर आउटस्टैंडिंग लेबर इज 11,160. तो 4,66,100 प्लस आउटस्टैंडिंग 4,77,260. प्लांट 1 lakh rupees. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 24,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,330, 25,330. एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 29,000. रिटर्न 2120, मटेरियल रिटर्न, वर्क सर्टिफाइड, वर्क इन प्रोग्रेस
वर्क सर्टिफाइड 10,70,000, वर्क अनसर्टिफाइड 31,000, 11,01,000, material in hand, material at site 12,220, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख लिया, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट द एंड प्लांट एट साइट 88,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश और कुछ भी नहीं दिया। तो अब हम रेडी हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो टोटल कर लेते हैं 2,120, 12,220, 88,000, 11,01,000, total is 12,03,340, minus 5,11,800, 4,77,260, 1,25,330 and 29,000, 59,950 ये हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कैरी डाउन 59,950, प्रॉफिट ब्रोट डाउन 59,950 और P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 2/3 into profit into cash received upon work certified, 2/3 into 59,950 into cash received is 9,90,000 divided by work certified is 10,70,000। तो ये हमारा आ जाएगा 36,979 और बैलेंसिंग फिगर WIP में जो ट्रांसफर होगा WIP रिजर्व में ट्रांसफर होगा 22,971 और इस क्वेश्चन में कोई काम हमसे बोला नहीं गया है, केवल हमसे बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है। तो हम लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ये इतना आसान है कि हम लोग खुद कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जल्दी से खुद करने चाहिए और इन केस कोई टेंशन आती है तो फिर मेरी इस वीडियो को देखना चाहिए। अपने आप से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है 3 लाख रुपए का, 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2016 को सिचुएशन हमें बता रखी है। पैसा 1,20,000 मिल चुका है जो 80% है वर्क सर्टिफाइड का। कुछ एक्सपेंस बता रखे हैं। एक अकाउंट बनाना है जो प्रॉफिट हमें बताए कितना हुआ है और डिस्कस करें कि हम क्या पूरा प्रॉफिट लेकर जाएंगे P&L में। तो पूरा प्रॉफिट तो बिल्कुल भी लेकर नहीं जाएंगे और कितना लेकर जाएंगे उसके लिए हमें पता है। पहले परसेंटेज कंप्लीशन देख लेते हैं, कितना कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है 1,20,000 रुपीज़ हमें मिला है कैश और वो 80% है वर्क सर्टिफाइड का। तो वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा 1,20,000 अपॉन 80%, 1,50,000 होगा शायद। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 80%, 1,50,000। 1,50,000 काम हो गया है आउट ऑफ
3 लाख, तो 50% हो गया एग्जैक्ट, तो 50% काम हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में 2/3 हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, और इसमें स्टोर्स 70,000, एट द एंड इन हैंड 15,000, वेजेस 82,000, और प्लांट 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,300, डेप्रीशिएशन लगाना है 10%, तो प्लांट एट साइट 10,000 में से माइनस कर देते हैं डेप्रीशिएशन 10%, 9,000 आ जाएगा। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वर्क सर्टिफाइड 1,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड की कोई जानकारी नहीं है, तो एज्यूम करते हैं वो होगा ही नहीं हमारे पास। टोटल 1,74,000, और जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 77,000, प्रॉफिट 7,700 का प्रॉफिट ब्रोट डाउन 7,700। अब P&L में जो ट्रांसफर करेंगे 2/3 इंटू प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड विच इज 80%, तो 2/3 इंटू 7,700 इंटू 80%, तो ये हो जाएगा हमारा 4,107, और बाकी WIP रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 7,700 माइनस 4,107 3,593, तो ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा WIP रिजर्व में। तो हमें बिल्कुल भी पूरा का पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी काम पूरा हुआ नहीं है, तो ये लॉजिकल नहीं है कि हम पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर लॉस हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि हमें पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।